भी मालूम नहीं पड़ रहा कि लाइव हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। अगर लाइव हो गए हैं तो सबको नमस्कार, और लाइव नहीं हुए हैं तो ऑकवर्ड है थोड़ा। फिर हाँ, हो गए लाइव। चलिए आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार देवियों और सज्जनों। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। जो अभी हम कर रहे हैं उसमें क्या चेंज थोड़ा सा करना है आपको अपनी लाइफ में, वो भी थोड़ा समझो। अभी जो हम कर रहे हैं वो खाना ज्यादा खा रहे हैं और एक्सरसाइज कम कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा खाना खाओगे हर दिन और एक्सरसाइज कम करोगे तो आपका बॉडी स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी हेल्थ बेटर नहीं होगी, उल्टा वो खाना पचाने में आपकी ज्यादा एनर्जी लूज हो जाएगी। तो ज्यादा खाना खाने से आप अपने आप को तंदुरुस्त फील नहीं करेंगे, उल्टा और लेथार्जिक और डाउन यानी अनहेल्दी फील करेंगे और आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा। फैट बढ़ने से आपको और बीमारियां लगेंगी। यही बात ट्रू है आपकी पढ़ाई के लिए भी। अगर आप दिन रात केवल वीडियो देख रहे हो और केवल खा जा रहे हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे यानी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आप जो खा रहे हैं उसका यूज नहीं हो रहा, बॉडी उसको यूज नहीं कर पाएगी। जो पचेगा ही नहीं तो वो आपके बॉडी में फैट बन जाएगा, यानी कि आपका दिमाग मोटी बुद्धि हो जाएगा और हर चीज रटने की कोशिश करेगा, समझने की नहीं। अगर आप सफिशिएंट एक्सरसाइज या क्वेश्चंस हर दिन नहीं करेंगे, यानी कि अगर कोई आदमी को केवल लिटा के केवल खाना खिलाओगी, ले बेटा बादाम खा, ले बेटा लड्डू खा, ले बेटा इमरती खा, जलेबी खा, केवल खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे और जरा भी वर्क नहीं करेंगे, यानी कि जरा भी हाथ पैर नहीं चलाएंगे, तो आपकी बॉडी वो एनर्जी यूज नहीं करेगी आपकी सेहत बनाने के लिए। कुछ मसल्स टूटते हैं तब जाके स्ट्रॉन्गर मसल्स बनते हैं। वैसे ही दिमाग भी काम कर रहा है, वैसे ही हमारा टॉप फ्लोर भी काम करता है। और क्या कहता है कि अगर आपने कोई चीज सीखी और उसको इंप्लीमेंट करके नहीं देखा, उसको यूज करके, उसको कहीं अप्लाई करके नहीं देखा, तो दिमाग थोड़ी देर में वो भूल जाएगा आपने क्या सीखा था। आपको लग रहा है आप सीख चुके हैं लेकिन वो काम आना बंद हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जो चीज पढ़ते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई कर लेने चाहिए, करनी जरूर चाहिए हर दिन। अगर हर दिन हर टॉपिक के 15 से 20 सवाल भी करेंगे, जो भी रेलेवेंट टॉपिक चल रहा है उसके 10 से 15, मतलब 10 सवाल से 12 सवाल तो मैं डीपीपी में ही भेज देता हूं। उसमें कुछ सब्जेक्टिव सवाल होते तो मान लो थोड़ा 15 सवाल के आसपास का इफेक्ट आ गया या 20 के आसपास का इफेक्ट आ गया, क्योंकि मैं तो डीपीपी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डालता हूं, ऑब्जेक्टिव भी डालता हूं, तो वो सॉल्व करने में हो सकता है समय थोड़ा ज्यादा लगे। 15-20 सवाल के आसपास मान लीजिए, केमिस्ट्री और मैथ्स में भी डीपीपी आ रहे हैं, तो हर दिन हर चैप्टर का डीपीपी करते जा रहे हैं तो 30-40 सवाल तो ऐसे ही आपके हो जाने चाहिए, 40-50। और 40-50 सवाल के साथ अगर आपने 10-10 सवाल भी अपने मॉड्यूल से, बुकलेट से या किसी बुक से, चाहे वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में हो, कहीं दिमाग लगा के करने स्टार्ट कर दिए तो बच्चों आपकी ग्रोथ होनी। और ज्यादा सवाल करेंगे तो ज्यादा ग्रोथ होगी। लेकिन अगर नहीं करेंगे, केवल वीडियो लेक्चर देख के खा रहे हैं सामान कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, केवल इनपुट हो रहा है और आउटपुट नहीं आ रहा, तो फिर वो काम नहीं आएगा। इसलिए इनपुट से ज्यादा आउटपुट का ध्यान रखिए। जितना पढ़ते हैं उससे डबल आपका पेन, मतलब जितना वीडियो लेक्चर में समय गया उससे डबल समय पेन चलाने में जाना चाहिए। केवल हवाई फायर नहीं करना है कि बुक सामने रखिए और हम बस बिना माइंड के पढ़े जा रहे हैं। जब बुक भी पढ़े तो पेन पेपर लेके पढ़ें और हर इंपॉर्टेंट और खास बात वो लिखते चलें, चाहे रफ में लिख के फेंक दे, लेकिन आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में ये मसल मेमोरी बनती है कि वो जो आपका लिखा हुआ चीज है वो दिमाग में अलग पिक्चर क्रिएट करता है। सेकंड लेक्चर तो नहीं है, ये तो थर्ड लेक्चर है भाई, थर्ड है, थर्ड। लेक्चर नंबर 3। आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। आज सुबह सुबह मैंने कुछ ऐसे सवालों के जवाब आपको भेज दिए। देखो, आप ये सब एफर्ट भी थोड़ा अप्रिशिएट करो कि सुबह उठ के टीचर आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पहले भेज रहा है।
जिससे कि आपको क्लास में जो समय है उसमें 10-15 मिनट 20 मिनट कहीं वो सवाल को सॉल्व करने में निकल गया तो हमारा क्लास में पढ़ने का टाइम कम हो जाएगा। तो अगर आपने वो सोल्यूशन देख लिए और उसको आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझ में आ गया तो एक बार मैंने सोल्यूशन का जो फोटो भेजा है उस फोटो में 1-2 स्टेप को आप देखो और उन स्टेप को खुद करने की कोशिश करो कि ये स्टेप कैसे आया होगा। वैसे तो मैंने वीडियो में भी बना के भेजा कैसे आया होगा, लेकिन आप खुद लिख के देखोगे तो आपको आने लगेगा। आज का कार्यक्रम यह है कि आज मैंने बिना रेजिस्टेंस के, देयर इज नो रेजिस्टेंस एनीवेयर, इसमें कहीं किसी भी रॉड का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, किसी वायर का भी कोई रेजिस्टेंस नहीं। देयर इज अ कैपेसिटर C and a rod of mass M is kept in a vertical plane attached to this rail, और रेल के ऊपर सरकता हुआ, ये कनेक्टेड है रेल से, सरकता हुआ ऐसे खिसकेगा, तो वर्टिकल प्लेन है। अब आप कहेंगे जी वर्टिकल प्लेन है तो mg वाला फोर्स नीचे लग रहा होगा। इस सवाल में मैं आपको दो चीजें पूछ रहा हूं, एक फाइंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम and velocity of rod as a function of time। तो आप कहेंगे जब ऐसा सवाल दिया जाता है तो सर आपने पिछले क्लास में मुझे बताया था कि दो इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, एक किरचॉफ्स लॉ लगाओ लूप के लिए, किरचॉफ्स लॉ यानी किसी जनरल पोजीशन पे जाके किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, और दूसरा फोर्स इक्वेशन। किसी भी इस तरह का मैकेनिक्स विद मैग्नेटिज्म EMI का सवाल आ जाए तो दो इक्वेशन बनानी, एक तो किरचॉफ्स लॉ बनाएंगे यानी एक लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो करेंगे जनरल पॉइंट पे, और उसी मोमेंट पे फोर्स इक्वेशन बनाएंगे, फोर्स इक्वेशन यानी न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। तो किरचॉफ्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, दो कहानियां होती है। मैंने ये सोचा कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी एट t इक्वल टू जीरो, ये मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और बाद में वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ के v हो गया किसी टाइम t पर, हमें यही पता लगाना वेलोसिटी टाइम t पे। उस समय करंट का वैल्यू i है, हमें यह भी पता लगाना कि करंट i का वैल्यू टाइम t के साथ कैसे बदल रहा है। तो मैंने ये दोनों मान लिया, और कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू q है ये भी मान लिया इसी टाइम t पे। तो v इक्वल टू v है, i इक्वल टू i है, q इक्वल टू q है। अगर कैपेसिटर पे चार्ज q हो तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा q बाई c, और अगर ये रॉड v वेलोसिटी से चले तो रॉड का इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसको बैटरी की तरह इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखो BLV। लेकिन अगर ये BLV का बैटरी है ऐसे इस तरह, ये BLV का बैटरी बन गया और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो हम कहेंगे Q बाई C इक्वल टू BLV। ये जो इक्वेशन है ये किरचॉफ लॉ वाला है, पहला इक्वेशन, कि एक लूप में दो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों का सम जीरो होगा, यानी एक प्लस BLV होगा तो एक माइनस Q बाई C होगा, और दोनों का सम जीरो होगा, BLV इक्वल टू Q बाई C। इसमें चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी आ जा रहा है। मुझे यह पता है कि करंट dq बाई dt होता है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो BLV और C, देखो चार्ज का फंक्शन में ऐसे BLVC का डेरिवेटिव हो जाएगा, इसमें BL और C कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे तो करंट का फंक्शन हो जाएगा BLC और dV बाई dt। dV बाई dt को एक्सेलरेशन कहते हैं, तो BLC इंटू एक्सेलरेशन A, ये हमारा करंट का फंक्शन एक्सेलरेशन के टर्म्स में आ गया। BLCA। फिर मैंने क्या किया, अब फोर्स का इक्वेशन बनाना। फोर्स के इक्वेशन में इस रॉड पे mg नीचे लग रहा है और ILB ऊपर लगेगा, ये हमने पहले ही निकाला हुआ है कि आप कभी भी करंट I वाले रॉड को मैग्नेटिक फील्ड B में चलाएंगे तो उसमें ILB फोर्स। हमें कैसे पता चला फोर्स ऊपर लगेगा, आप कह दो लेंज लॉ से mg नीचे खींच रहा है तो फोर्स ऊपर वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, तो mg माइनस ILB इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और I की जगह लिख दिया BLCA इंटू LB
मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन, इस पूरे टर्म को इधर ले जाते हैं तो इक्वेशन बना mg इक्वल टू m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी ब्रैकेट एक्सेलरेशन a। अगर इससे सॉल्व किया जाए तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आ गया, ये बिल्कुल कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो फिर वेलोसिटी का आंसर लिखना तो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन इस सवाल में यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी हो जाएगा a इंटू टी, और करंट का फंक्शन हो जाएगा, बिल्कुल कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का वैल्यू रख देंगे BLCA, और a का वैल्यू हमने इस इक्वेशन से सॉल्व करके यहां रख देना है, ये दोनों जगह रख देंगे, तो दोनों फंक्शन हमारे टाइम के साथ आ जाएंगे। लेकिन करंट कांस्टेंट आ जाएगा, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, एकदम कांस्टेंट करंट इस सर्किट में चल रहा होगा। जरा देखो, नोट कर लीजिए। तो ये एक तरह का सवाल मैंने कराया जिसमें कैपेसिटर है, लेकिन आपको सवाल के आंसर से ज्यादा उसके प्रोसेस को पकड़ना है। किसी भी क्वेश्चन में मैं दो ही इक्वेशन बना रहा हूं, एक किरचॉफ्स लॉ की, यानी अगर करंट और रेजिस्टेंस होता तो V इज इक्वल टू आई आर, BLV इक्वल टू आई आर कर रहे थे। अभी यहां पे करंट के साथ बैटरी के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ कैपेसिटर लगा है, तो बैटरी को हमने Q/C के इक्वल कर दिया। इसी तरीके से एक इक्वेशन फोर्स का बनाया कि जब भी कंडक्टर चल रहा होगा तो एक फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है, जैसे इस सवाल में mg लग रहा है, और साथ ही साथ एक ILB वाला फोर्स है जिसका I का वैल्यू हमने किरचॉफ्स लॉ वाले इक्वेशन से निकाल के रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो मैंने ऐसे लिखा, वेलोसिटी इक्वल टू mg अपॉन m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू टी। अगर मैं वेलोसिटी का ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ तो स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखेगा। आपको याद होगा जब रेजिस्टेंस बना रहे थे तो वेलोसिटी बढ़ के कांस्टेंट हो गया था, टर्मिनल वेलोसिटी वाला सवाल था। कैपेसिटर में वेलोसिटी हमेशा इंक्रीजिंग है, और करंट का फंक्शन बनाया तो BLCA, ए की जगह लिखा mg अपॉन m प्लस स्क्वायर एल स्क्वायर सी, बिल्कुल कांस्टेंट करंट। तो एक कैपेसिटर इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले केस के साथ, एक रजिस्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले केस के साथ, और एक इंडक्टर, इंडक्टर अभी पढ़ेंगे, इंडक्टर को भी ऐसे रॉड के साथ लगा के देखेंगे कि उसके वेलोसिटी में कैसा फंक्शन बनता है और उसमें करंट का कैसा फंक्शन बनता है। तो तीनों अलग अलग करेंगे, है ना। बाद में हम ये भी कर सकते हैं कि दो एक एक करके दोनों करें, लेकिन अभी के लिए ये तीनों अलग अलग है। अगर एक रॉड v वेलोसिटी से नीचे और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ये कल सिखाया था, तो v क्रॉस b, वेलोसिटी नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v क्रॉस b करके देखोगे तो थंब आपको राइट में जाता हुआ दिखेगा, यानी राइट वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और लेफ्ट वाला नेगेटिव। तो मैंने एक ऐसा बैटरी बना दिया रॉड को जिसके राइट साइड में पॉजिटिव टर्मिनल है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव टर्मिनल है। एक बच्चे ने पूछा सर ये कैसे पता चलता है पोलैरिटी आपको, ये पहले कर चुके हैं, ये लास्ट क्लास में बताया था 2-3 बार। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दिया, v क्रॉस b करके देखिए, जिस तरफ थंब जाएगा वो पॉजिटिव एंड हो जाएगा, दूसरा वाला नेगेटिव। ऐसी से पता चलता है ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर। तो यहां पे कैपेसिटर में ये हायर है, ऐसे जुड़ा तो ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा और ये नेगेटिव। एक मोशनल ईएमएफ का सवाल और करते हैं। एक रॉड ऐसा दिया है कि ये लाइन एक्स एक्सिस है और ये लाइन वाई एक्सिस है।
यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का ये फंक्शन सही नहीं दिया मैंने, इसको हटा देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड दिया है बी नॉट के कैप, और एक लेंथ L1 है y एक्सिस के अलोंग और एक लेंथ है L2 x एक्सिस के अलोंग। इसका वेलोसिटी का फंक्शन मैंने ऐसे दे दिया v1 i कैप प्लस v2 j कैप। वेलोसिटी ये दे दिया। आपको पूछा है ये एंड Q है और ये एंड P है। क्या है कि Vp माइनस VQ का आंसर बताइए। Vp माइनस VQ का आंसर, ये मोशनल ईएमएफ का सवाल है। ये रॉड है जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चल रही, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चल रही। Vp माइनस VQ का वैल्यू बता। Vp इस एंड का पोटेंशियल है, VQ इस एंड का पोटेंशियल। इस एंड का पोटेंशियल कुछ और मान लेते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं। दो रॉड का अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ये पूरा सिस्टम एक एल शेप का रॉड है, इसका पूरे का वेलोसिटी ये दिया हुआ, ये ट्रांसलेशन वाला रॉड है। तो आप कहेंगे जी इस रॉड के पास भी v1 i कैप v2 j कैप होगा और इस रॉड के पास भी v1 i कैप प्लस v2 j कैप होगा। मतलब इसका v1 i कैप होगा और v2 j कैप होगा, इसमें v1 i कैप होगा और v2 j कैप होगा। तो आप देख के पता चल जाएगा आपको कि एक रॉड के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी क्या है। केवल उस परपेंडिकुलर के हिसाब से ही आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। अगर अब इसमें V क्रॉस B करा जाए तो मुझे ये जो AQ वाला रॉड है इसको अलग से देख सकता हूं। देखो AQ वाला रॉड A है और यहां Q है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और वेलोसिटी v2 लिखा हुआ है ऐसे। तो v2 क्रॉस b करेंगे, b आउटवर्ड आ रहा है, k कैप दिया आउटवर्ड आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, वेलोसिटी ऊपर है, तो ऊपर से आउटवर्ड थंब राइट हैंड का घुमाओगे तो राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव आएगा। मतलब ये लिख सकते हैं VQ माइनस VA इक्वल टू B LV। L की जगह लिख दिया L2 और V की जगह लिख दिया V2। वो वेलोसिटी जो लेंथ के परपेंडिकुलर है वही लेनी होती है, पैरेलल वाले वेलोसिटी से इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आता। दूसरा रॉड है PA वाला रॉड, यहां P लिखा है यहां A लिखा है और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी L1 है और यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो वेलोसिटी राइट में है और आउटवर्ड, आउटवर्ड हाथ घुमाएंगे राइट हैंड का तो थंब नीचे की तरफ जा रहा है, यानी नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव होगा। इसका मतलब है VA माइनस VP इज B नॉट L1 V1। अब पूछा गया है VP माइनस VQ, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो VQ माइनस V इक्वल टू B नॉट L1 V1 प्लस L2 V2 आ गया। तो हमारा VP माइनस VQ का वैल्यू इसका नेगेटिव हो जाएगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस B नॉट L1 V1 प्लस L2। माइनस हो जाएगा, माइनस VP माइनस VQ। यहां पे वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो V क्रॉस B करेंगे तो थंब राइट में ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया। Q हायर है A से, और यहां पर V क्रॉस B करा, वेलोसिटी आगे है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। या फिर FBI से भी कर सकते हो, ये हमने लिखा था FB और I मतलब वेलोसिटी, I मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द रॉड है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और वेलोसिटी है राइट में, मैग्नेटिक फील्ड वाला फिंगर रखा आउटवर्ड, वेलोसिटी रखा राइट में, तो थंब नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ का मतलब है पॉजिटिव चार्ज नीचे शिफ्ट होगा और नेगेटिव चार्ज ऊपर शिफ्ट होगा। यानी अगर केवल PA वाले रॉड को देखें तो A हायर पोटेंशियल पॉइंट है और P लोअर पोटेंशियल है, तो मैंने A से P को माइनस किया, BLV लिख दिया। ऐसे ही मुझे ये दिख रहा है, इसमें वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो वेलोसिटी अगर
वेलोसिटी का फिंगर ऐसे ऊपर रखा, हाँ ये रहा, वेलोसिटी का फिंगर ऊपर रखा और मैग्नेटिक फील्ड वाला फिंगर बाहर रखा, तो थंब जा रहा राइट में। राइट का मतलब ये पॉजिटिव एंड हो गया और ये नेगेटिव एंड हो गया। ये करके देखेंगे आप अपने राइट लेफ्ट हैंड से फ्लेमिंग्स रूल लगाएंगे तब होगा। मेरे राइट हैंड लेफ्ट हैंड को देखेंगे या राइट हैंड को मुझे करते देखेंगे तो नहीं होगा। आपको खुद ही राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा हाथ घुमा के कि वेलोसिटी है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे आउटवर्ड, तो ऊपर से आउटवर्ड, ऊपर वी में ऐसे पूरा पाम को वी के अलाउंग चलाना है और उसको घुमाना है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। डायरेक्शन भी समझ गए। अब नया जो हेडिंग है वो उसको लिख दो, मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रॉड। अगर कोई रॉड है जो रोटेट कर रही है, जिसके एक एंड पे एक्सिस है, मान लो कहीं भी एक्सिस है, एंड पे नहीं कहीं भी हो सकता है एक्सिस, तो यहां से देखोगे तो हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग होगा। वैसे मान लो इस रॉड का लेंथ L है, ये इसका एक्सिस है A और इसका ऊपर वाले पॉइंट को मैंने लिखा P, और यहां पे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है B, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। सवाल पूछा कि इस रॉड को अगर ओमेगा से घुमाएं तो ये भी तो मूविंग रॉड हो जाएगा, और मूविंग रॉड में होता है मोशनल ईएमएफ, तो इसमें कितना मोशनल ईएमएफ होगा और कौन सा एंड हायर होगा। तो मैंने देखा कि इसके किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी ऐसे राइट में, क्योंकि घूम रहा है क्लॉकवाइज तो राइट में चल रहा है। अगर वेलोसिटी राइट में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो V क्रॉस B करेंगे तो थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि P हायर है और A लोअर है, तो हम लिख देंगे VP माइनस VA। अब देखो यहां पे एक दो मेथड में सिखा रहा हूं आपको, एक होता है BLV, लेकिन B L और V, ये एक फॉर्मूला मैंने लगाया। कैसे लगाया? मैंने कहा इस रॉड के हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग है, तो यहां से x डिस्टेंस पे गया और एक छोटा टुकड़ा बनाया dx लेंथ का, तो उस छोटे टुकड़े का इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये वाले टुकड़े का इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाले तो इसका लेंथ की जगह हो जाएगा dx और वेलोसिटी की जगह हो जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसका वेलोसिटी है आर ओमेगा, x रेडियस पे लिया तो x ओमेगा, और डिस्टेंस है dx, मतलब इसका साइज है dx का। इतने छोटे टुकड़े का इंड्यूस्ड ईएमएफ de आ गया BLV, BL की जगह लिखा dx और वेलोसिटी की जगह x ओमेगा। इसका छोटा सा मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इसके नीचे भी एक पार्टिकल होगा उसका भी निकलेगा, उसके नीचे भी एक पार्टिकल होगा उसके भी निकलेगा, तो पूरे पार्टिकल का इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से L तक, तो आंसर आ जाएगा BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2। ये किसी भी पॉइंट P और एक्सिस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसको याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2 ये आ गया। एक्सिस के साथ डिफरेंस आएगा और एक्सिस के साथ ही लेना है x डिस्टेंस, लेकिन अगर किसी x1 से x2 वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो बस इसी रेडियस के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। जैसे मान लो एक्सिस है यहां, ये एक्सिस और ये रॉड ओमेगा से घूम रहा है, हमने बोला यहां पे कोई पॉइंट Q है और यहां पे कोई पॉइंट P है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है, तो आपको मैंने दिया कि Q का डिस्टेंस एक्सिस से R1 है और P का डिस्टेंस एक्सिस से R2 है, तो आप कहेंगे एक्सिस से P का जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से फॉर्मूला B R1 स्क्वायर ओमेगा बाय 2 चलेगा, और एक्सिस से Q का डिस्टेंस है उससे Q का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू एक्सिस के साथ B R2 स्क्वायर ओमेगा बाय 2 चलेगा, यानी कि BP माइनस B एक्सिस, इस एक्सिस को A ले रहे हैं, इज B R1 स्क्वायर ओमेगा बाय 2, और VQ माइनस उसी हिसाब से एक्सिस के साथ जो रेडियस है, तो एक्सिस के साथ डिफरेंस आएगा, ऊपर का रेडियस नहीं ले सकते, रेडियस हमेशा एक्सिस से लेना है, तो VQ माइनस V एक्सिस इज B R2 स्क्वायर ओमेगा बाय 2। तो अगर मैं आपको VP माइनस VQ का वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे दोनों के रेडियस का स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ओमेगा बाय 2।
खेल समझ गए क्या? श्वेता कुमारी गलत जवाब बोल रहे हो। और ने पूछा, तुम लोग यार एक सवाल पकड़ते हो उसी में चिमट जाते हो, इतनी तो यार कोई मेरे इस रूम में भूत नहीं चिमटता जितना तुम चिमटते हो। कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं अभी, फिर मुझे थोड़ा ताव आने लगता। देखो ये बोल रहे हैं सर एक का वेलोसिटी है v1 i कैप और v2 j कैप, तो सर इस रॉड के लिए जो L2 लेंथ का है इसके लिए v1 क्यों नहीं लिया? ये जबकि कल के क्लास में बताया कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाला ही लेना है, पैरेलल वाला नहीं लेना। एक सवाल। दूसरे एक बच्ची कह रही है सर यहां पे माइनस होना चाहिए। अगर ये v1 i कैप वेलोसिटी दिया है और ये x एक्सिस है तो इसका वेलोसिटी राइट में है, और मैग्नेटिक फील्ड k कैप वाला है, तो i क्रॉस, जैसे v क्रॉस b करे तो i क्रॉस k किया, i क्रॉस k, तो ये आया माइनस j, यानी कि नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आया तो a लोअर पोटेंशियल पीक से लोअर a है। ऐसे ही v2 क्रॉस b करा तो हम गया राइट में, यानी q a से हायर पोटेंशियल है, यानी q a से बड़ा है और a p से बड़ा है। मतलब यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 वोल्ट है और यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो बोलेंगे ये इससे 10 वोल्ट नीचे है और ये उससे 20 वोल्ट नीचे है, तो टोटल वोल्टेज का डिफरेंस क्या आया? सर 30 वोल्ट का आ गया। 10 सीढ़ियां पहले उतरे, फिर 20 सीढ़ियां और उतर गए। ऐसे चलिए, आपको अगर दो अलग अलग रेडियस के पॉइंट लेने हैं तो R1 और R2 दोनों ही एक्सिस से लेना, फ्रॉम एक्सिस। हमेशा हमेशा सारे रेडियस एक्सिस से लेना है, और फॉर्मूला BR1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ओमेगा बाई 2 ऐसा लगा देंगे। क्या आप लोग समझ गए ये बात? थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई। इसीलिए अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको फायदा होता है। अगर आप बिल्कुल गए कल की क्लास में और आपने केवल वीडियो देखा और अनमने ढंग से डीपीपी किया और अगले दिन फिर उठ के आ गए, तो आपके कल के और आज के बीच में कुछ पढ़ाई नहीं करने से कुछ ग्रोथ नहीं होता। यानी कि अगर आप ये पढ़ते और पढ़ने के बाद एनसीईआरटी या कोई एक बुक से कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखते और कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ थ्योरी पढ़ते, तो कुछ ना कुछ जो लेवल ऑफ नॉलेज है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में बैठोगे तो आप पहले से थोड़ा ऊपर हो, क्लास के नोट्स भी रिवाइज कर लिए और थोड़ा बुक पढ़ लिया, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर लिए। यही तो मैं सिखा रहा हूं आपको कि कुछ दिनों तक एक्सरसाइज में मत घुसो। जैसे अभी 2 क्लास हुए तो मैंने मोशनल ईएमएफ और ये सब पढ़ा दिया, तो आपको तुरंत एक्सरसाइज में नहीं घुसना, डीपीपी कर लो, क्योंकि डीपीपी में ठीक रेलेवेंट सेम फॉर्मूले बेस्ड सवाल पूछता हूं मैं। और उसके बाद 2-3 दिन तक केवल सॉल्व्ड एग्जाम्पल ही देखो। अगर आपको टाइम कम है तो आप एक ही दिन में ज्यादा सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखो। तो कल आपको जब पढ़ना चाहिए था फिजिक्स, तो केवल सॉल्व्ड एग्जाम्पल मोशनल ईएमएफ के देखने चाहिए थे। चलिए, a metallic rod of length L is tied to string of length 2L, made to rotate with angular speed omega. On a horizontal table, one end of the string is fixed. If there is a vertical magnetic field B in the region, vertical magnetic field है, the EMF induced across the end of the rod. तो एक रॉड को हमने एक धागे से बांध रखा है, यानी कि रॉड का जो एक्सिस से डिस्टेंस है उसका नियरेस्ट एंड 2L पे है और फारदेस्ट एंड 3L पे है। यानी एक रेडियस हो गया R1 और दूसरा रेडियस हो गया R2। पूछा है दोनों के बीच का इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको ऐसा लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू BR1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ओमेगा बाई 2। BR1 स्क्वायर की जगह लिख दिया 3, यानी 9L स्क्वायर माइनस 4L स्क्वायर ओमेगा बाई 2। बहुत ही मुश्किल सवाल निकला ये, 5L स्क्वायर ओमेगा बाई 2।
क्या समझ में आ रहा है? हेलो हेलो। तो चैट रुक गई है, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा चल रहा है वीडियो नहीं चल रहा है, कि मेरी तरफ से इंटरनेट झगाझग चल रहा है, नहीं मालूम मालूम पड़ रहा। अचानक इंटरनेट चला, मतलब अचानक बहुत सारे मैसेज दिखे, अब नहीं। क्या हो गया? इस तरह के बहुत सवाल किए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, यहां पे एक एक्सिस दिया है और इस एक्सिस में एक रॉड को घुमा रहे ओमेगा से, यहां पे एक पॉइंट P है, यहां पे एक पॉइंट Q है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आउटवर्ड है, सब जगह आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये रॉड को ओमेगा से घुमाया तो पूछा P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। P Q का, मैंने ये नहीं पूछा कौन सा हायर है कौन सा लोअर है, आप कोई भी आंसर निकालोगे केवल वैल्यू लिखना, उसमें माइनस या प्लस नहीं लगाना। आई एम जस्ट आस्किंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स P एंड Q। मैंने आपको सिखाया कि ऑब्जेक्ट कोई भी किसी भी शेप का हो, अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो एक का रेडियस अलग ले लो, दूसरे का रेडियस अलग ले लो। यहां पे 90 डिग्री है तो ये वाला रेडियस R1 का वैल्यू अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर हो जाएगा। आपको ये हाइपोटेनियस जैसा दिख रहा होगा। फिर हम लिखेंगे बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ओमेगा बाय 2। बस आप ऐसा कीजिए, आंसर आ जाएगा। एक बार आप ये ट्राई करके देख लो, क्या आंसर आ रहा है ये भी निकाल लो। कई बार रोलिंग करता हुआ ऑब्जेक्ट का सवाल है, और रोलिंग करते हुए ऑब्जेक्ट में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा तो हम लोग टेक ICOR एज एक्सिस। एक सवाल पूछता हूं, एक सर्कुलर रिंग है जो कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे v वेलोसिटी से चलते हुए रोल कर रही है, v वेलोसिटी से चलते हुए रोल करती हुई रिंग है। इस रिंग का ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट कोई R है, QR। तो हमको पूछा गया है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी सब जगह है, ये सब जगह मैग्नेटिक फील्ड। ये रिंग इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। सवाल पूछा फाइंड VPR एंड डेल्टा VP, ये पूछा है। ये P और R सबसे ऊपर और नीचे वाले पॉइंट है, और P और Q ऐसे ऊपर वाला पॉइंट और ये साइड वाला पॉइंट है। कल्पना श्री पूछ रही है सर पिछले सवाल में R1 तो आपने लिख दिया, R2 क्या है? वारे वाह बच्चों, ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये घूम रहा है,
मैंने पूछा Q और P का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, और मैंने Q का डिस्टेंस निकाल दिया एक्सिस से R1, तो P का डिस्टेंस एक्सिस से R2 कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे जी ये तो लेंथ ऑफ द रॉड हो गया, क्योंकि ये तो ऐसा लेंथ है, बस इतना नीचे जाना पड़ेगा। और लेंथ ऑफ द रॉड यहां पे कितना दिया है सर? L1। हमें कैसे पता ये लेंथ है? अबे तो ये कैसे निकाल दिया तुमने, ये लेंथ नहीं है तो L1 और L2, तो फिर ये कैसे निकाले हो? तुमने कहा भाई अच्छा तो इसका मतलब है P तक का जो डिस्टेंस है वो L1 है। तो मैं ऐसा करता हूं, P वाले तक के डिस्टेंस को R1 या R2 और Q तक के डिस्टेंस को R1, जो डिस्टेंस है एक एंड का, एक पॉइंट का, तो R1 लिख दिया, दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस को R2 लिख दिया। फिर उस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दिया। आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर ओमेगा बाई 2 दिखेगा। आंसर आ जाएगा B, L2 स्क्वायर ओमेगा। इस सवाल में इस सर्कल का रेडियस R दिया हुआ है, रेडियस R है। अगर रेडियस R है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो मैंने तुरंत ओमेगा का वैल्यू v बाय R निकाल दिया, क्योंकि ये रोलिंग करता हुआ ऑब्जेक्ट। अब रोलिंग कोई करेगा तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, डेल्टा वी पी क्यू, सॉरी पी आर, पी और आर का चाहिए। तो आर तो खुद ही एक्सिस हो गया, ये आईसीओआर है, को एक्सिस ले लेंगे, तो बस एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं, तो बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, यहां पे 4 हो जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बी आर वी, ऐसा आंसर आ जाएगा। ओमेगा को वी बाई आर लिख दिया। फिर डेल्टा वी पी क्यू को किसी ने पूछा, तो पी क्यू में बी 2r का स्क्वायर माइनस रूट 2r का स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ये आप खुद सोचना कैसे आ रहा है, ये 2r डिस्टेंस है, ये हाँ देखो, मेरे लल्लू या झंडू कहने में कभी भी जेंडर कंफ्यूजन मत रखना। ये मत सोचना कि मैं केवल लड़कों के हिसाब से लल्लू बोलता हूं और लड़की आएंगी तो लल्ली बोलूंगा, ना 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 ना, जेंडर कंफ्यूजन नहीं है। लल्लू मतलब जो भी झंडू सवाल पूछ रहा है तो वो लल्लू हो गया, तो वो सबके लिए सेम है ना। और ऐसा शब्द ऐसा चुना है क्योंकि ऐसा नहीं हो किसी की ईगो हर्ट हो जाएगी, सर ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे। लल्लू एक प्यारा वर्ड है, हमारे यहाँ तो गांव में बच्चों को लल्लू ही बोलते हैं, अरे लल्लू इधर आओ, ऐसा बोलते हैं प्यार से, तो तुम लोग प्यारे बच्चे हो तो लल्लू। एक और लल्लू सवाल आया, बहुत ही मासूम सवाल है, सुयश का सवाल है कि सर ये आईसीओआर क्या होता है। बहुत ही ऐसे मासूम सवाल सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाए और मैं रोने लगता हूं, काफी रो रहा हूं, मेरा मन रोते जा रहा है। चलिए, रोलिंग करते सवाल के लिए आपने कहानी समझ ली। मैं एक चीज और बता देता हूं, मान लीजिए इफ रॉड इज मूविंग विद रोटेशनल मोशन, यानी रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन, कंबाइंड मोशन हो गया। ऐसे में मान लो कि आपको एक एंड का वेलोसिटी v1 और दूसरे एंड का वेलोसिटी v2 दिया हुआ है, ये p है ये q है, और ऐसे चल मैग्नेटिक फील्ड। अगर नहीं दिया है तो आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको एक बार मैंने जो वो सिखाया था, अब रोटेशन पढ़ाना पड़ेगा, वो सब में नहीं गुजरा। मान लीजिए एक एंड का वेलोसिटी v1 है और दूसरे एंड का वेलोसिटी v2 है, और इनके बीच का लेंथ l है और मैग्नेटिक फील्ड b है, और आपको पूछा इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ इस रॉड PQ के पर कितना होगा। आपको लिखना है BLV,
लेकिन v का एवरेज वैल्यू लिख देना है, VLV, और v का वैल्यू लिखना v1 प्लस v2/2। वेलोसिटी लीनियरली चेंज हो रही है, और जब लीनियरली कोई चेंज होती है तो हम लोग उसका एवरेज वैल्यू इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, यानी अगर P से Q का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो मैंने P और Q का वेलोसिटी लिखा 1 प्लस v2/2 कर दिया। नहीं तो आपको ICOR निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये एक अच्छा तरीका है। अच्छा अच्छा, चलो ये बात के लिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। एक बच्चे ने बोला सर शायद वो द्रोणा 2 का स्टूडेंट होगा, बिल्कुल सही बात है, और इसलिए उनको आईसीआर नहीं पता होगा। द्रोणा 2 में रोटेशन नहीं पढ़ाया गया क्या? अभी हमारी एक मीटिंग होने वाली है एकेडमिक्स की बहुत बड़ी, तो उसमें मैं ये पॉइंट रख दूंगा कि द्रोणा 2 में रोटेशन नहीं हुआ है, और मैं उनसे बोल दूंगा कि अपने एजे सर को कुछ क्लासेस दे के रोटेशन कंप्लीट करा दे, पैरेलली कंप्लीट करा दे, है ना। एजे सर को कुछ क्लासेस दे के पैरेलली कंप्लीट करा दे, और चाहे तो हफ्ते में एक नॉर्मल क्लास दे दे और एक दो एक्स्ट्रा क्लासेस दे दे। तो जैसे मैं 6 दिन क्लास ले रहा हूं तो मेरी अगले हफ्ते 5 क्लास कर दो, एक क्लास नॉर्मल कर दो, जिसने रोटेशन पढ़ा होगा वो नहीं आएगा, अगर नहीं पढ़ा, जैसे द्रोणा 1 वाले का भी किसी का रोटेशन छूटा हुआ है या किसी का अधूरा है तो वो भी पढ़ सकता है, बड़ा फायदा हो सकता है। रोटेशन और ग्रेविटेशन नहीं, ग्रेविटेशन तो लेकिन आप लोग कर सकते हो कंप्लीट बच्चों। रोटेशन तो चलो फिर भी है कि आपको ऐसा लगे कि सर लाइव क्लास में करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, लेकिन अगर ग्रेविटेशन आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट है, और ग्रेविटेशन आप मेरा वीडियो लेक्चर देख के कर लो। जो द्रोणा 2 वाले हैं उनसे मैं कहूंगा ग्रेविटेशन में जरा भी स्ट्रेस मत लीजिए, एक दिन केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज कीजिए पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्फीयर के केसेस, स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर का पोटेंशियल अंदर, स्फीयर का पोटेंशियल बाहर, ये 5-6 फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए स्फीयर के केस केवल, और फिर ग्रेविटेशन का आप चैप्टर का वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, तो आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आप लोग द्रोणा 2 वाले ग्रेविटेशन के लिए एजी सर का मुंह मत देखो, उसको तो आप रिकॉर्डिंग से खुद कर लो, ठीक। और रोटेशन के लिए मैं आपकी बात वहां पहुंचा दूंगा और रिक्वेस्ट कर लूंगा कि भाई बच्चे, मेरे बच्चे मन के सच्चे थोड़े परेशान हैं, उनको रोटेशन जल्दी करा दिया जाए, क्योंकि रोटेशन होना 2 बातों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक, रोटेशन हो जाने से एक तो अच्छा चैप्टर है, 2-3 सवाल आ सकते हैं, 2 सवाल तो कम से कम आते हैं, और दूसरी बात यह कि रोटेशन के कॉन्सेप्ट बहुत सारे चैप्टर में जुड़े रहते हैं, तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कई सारे चैप्टर में पढ़ाई की चीजें समझ में आने लगेंगी। तो जैसे ICOR है, अब ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर अब नहीं आएगा आपको, है ना। और अब हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे कि ICOR दोबारा दोबारा पढ़े, तो आप लोगों का जो दिक्कत है बड़ी जायज है, मैं करवाता हूं उसको। लेकिन ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, थोड़ा ध्यान देना। अगर कोई रॉड है जिसके हर पॉइंट का वेलोसिटी, सर पहले भी ये फॉर्मूला लगा सकते थे क्या? बिल्कुल लगाया, यही करा है। आप ऐसे भी कर सकते, जैसे सर ये एक्सिस दे दिया, अब मुझे पूछा है मिड पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ये घूम रहा है एक्सिस के अबाउट ओमेगा से, तो आप कहेंगे मिड पॉइंट यानी ये मान लो L/2 का पार्टिकल है तो ये चलेगा L/2 ओमेगा से, ये डिस्टेंस L है तो ये चलेगा L ओमेगा से। तो सर इनका तो दोनों पॉइंट का वेलोसिटी हमें मिल गया, तो क्या एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं v1 प्लस v2/2? हाँ जी निकाल दो। तो सर ये तो आ गया 3L ओमेगा बाय 4, तो 3L ओमेगा बाय 4 का एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब बताओ इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? आप कहेंगे L/2, तो अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो VPQ इज इक्वल टू BL और V एवरेज की जगह लिख दिया BL और L/4। सर ये तो हो गया एक तरीका, लेकिन अभी अभी तो आपने ये बताया था कि अगर किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो उनका लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी। देखो ये परपेंडिकुलर, तो उनका R ओमेगा से भी कर सकते हैं, मतलब एक का रेडियस हो गया R1 और दूसरे का ये एक्सिस से डिस्टेंस हो गया R2 की जगह लिख दिया L, फिर यहां लिख दिया B R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर यानी L स्क्वायर बाय 4 ओमेगा बाय 2।
एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 होता है 3l²/4। यहां पे लिख देते bl²/4, 3/4 कर दिया और 4 नीचे गया तो 8 हो गया। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट देखो, क्या ये सेम दिख रहे हैं? तो यहां पे क्या देखना है कि अगर कोई रॉड है और रॉड के दो एंड के वेलोसिटी रॉड के परपेंडिकुलर हैं और अलग अलग दिए हैं, फिर पूछा इन्हीं दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो मैं जो कह रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स इस एक पॉइंट का वेलोसिटी प्लस दूसरे का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज वेलोसिटी होगी। लेकिन ये दोनों v1 v2 परपेंडिकुलर, v1 एंड v2 परपेंडिकुलर टू लेंथ है। बस ये कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। करण कुमार कह रहे हैं नहीं जी, ग्रेविटेशन भी पढ़ेंगे हम, ग्रेविटेशन भी पढ़वाओ। भाई करण कुमार, आप जो है लग रहा है मामला समझ नहीं रहे। ग्रेविटेशन का वीडियो देख के आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ये मैं बोल रहा हूं, आप मान लो मेरी बात, एक बार वीडियो देख लो, है ना। नहीं सर, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। चलो जी, नहीं मानो, करो अपना काम। अभी ये जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन इस चैप्टर के लिए नहीं। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये केस? एसी यानी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में कलेक्ट हो जाएगा। आपको मैंने ऐसे बोला कि मान लीजिए कोई लूप है जिसका एरिया ए लूप के परपेंडिकुलर है। इस लूप को इसके डायमीटर के अबाउट ओमेगा से घुमाऊंगा और समझ लो कि यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बी ही ऐसे पास कर रही है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है, अभी इनिशियल एंगल 0 है। लेकिन इस लूप को इस सर्कल के इस डायमीटर के अबाउट घुमाने लगो बच्चों, तो आपको ये लूप ऐसे थोड़ा सा रोटेट होता दिखेगा, मतलब ऐसे। थोड़ी देर बाद ये लूप थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी एरिया वेक्टर भी थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया। लूप को अगर हमने थीटा एंगल घुमा दिया तो एरिया वेक्टर भी थीटा एंगल घूम गया। अगर इस लूप को ओमेगा से घुमा रहे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, तो थीटा का वैल्यू लिख देंगे ओमेगा टी। तो फिर फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा ए बी, ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी यानी ए बी कॉस थीटा, थीटा को लिख दिया ओमेगा टी यानी ए बी कॉस ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये फ्लक्स आ गया। तब फिर इस फ्लक्स का, एक मिनट, इस फ्लक्स का डिफरेंशिएशन कर दे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा डी फाई बाई डी टी। उसका वैल्यू हो गया ए बी ओमेगा साइन ओमेगा थी। आप कहेंगे कि सर कॉस का तो डिफरेंशिएशन माइनस होता है, मैंने यहां माइनस लगा दिया। तो आपको केवल वैल्यू पे ध्यान देना। ये वाला जो टर्म है ए बी ओमेगा, ये एक ए बी ओमेगा वाला जो टर्म है ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इसको एम्पलीट्यूड बोलो, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। आपको ये भी ये पता है कि साइन या कॉस आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, यहां पे प्लस फाई का एक एक्स्ट्रा फेज भी आ सकता है। तो ई नॉट को कहते हैं एम्पलीट्यूड, या कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, या कहते हैं पीक वैल्यू। जब हम पढ़ेंगे तो यही सोर्स, दिस सोर्स is called alternating voltage source। मतलब ये वाला जो एग्जांपल है यही हमारे हाउस होल्ड सप्लाई का वाला है, जिसको हमारे घर में 220 वोल्ट कहते हैं। वोल्ट कहते हैं। दिस सोर्स इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सोर्स, और जिसको हम लोग 220 वोल्ट का कहते हैं ना, हमारे घर में 220 वोल्ट का करंट आता है
तो 220 वोल्ट का जो सोर्स है वो ऑल्टरनेटिंग वाला सोर्स है। 220 वोल्ट क्या है, वो उसका आरएमएस वैल्यू है। तो आरएमएस वैल्यू, ये अभी मैं एसी में पढ़ाऊंगा, लेकिन आरएमएस वैल्यू इज ई आरएमएस इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। ये एक रूल है जिसको मैं एसी में पढ़ाऊंगा। तो टू बी डन इन एसी वाला चैप्टर। तो इसके आगे का जो भी सिचुएशन है वो अब हमारे सिलेबस में एसी वाले चैप्टर में दिखेगा। तो इस सोर्स को लगाने से कितना करंट फ्लो होता है, इस सोर्स के साथ हम कैपेसिटर लगाएं तो क्या होता है। जैसे पिछले बार में अभी हमने मोशनल ईएमएफ वाले केस में रॉड को चलाया था, मोशनल ईएमएफ बन गया था। तो चलते रॉड से रेजिस्टेंस लगा दिया, पूछा वेलोसिटी का फंक्शन बनाओ, फोर्स का फंक्शन बनाओ, करंट का फंक्शन बनाओ। ऐसे ही रॉड को हमने चलाया, कैपेसिटर लगा दिया, मैंने बोला बताओ इसमें करंट कितना है, इसमें आपने देख लिया। तो अभी रॉड पे इंडक्टर लगाएंगे, फिर से चलाएंगे, फिर कहेंगे इंडक्टर में करंट बताओ, इंडक्टर में रॉड का वेलोसिटी का फंक्शन बनाओ, ये वो। तो जब मोशनल ईएमएफ किया तो हमने पढ़ लिया। अब ये दूसरे तरह का ईएमएफ है, ये एरिया चेंज करने से नहीं आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से नहीं आ रहा है, ये एंगल चेंज करने से आ रहा है। ये एंगल चेंजेस विद टाइम। यही सबसे इंपॉर्टेंट और लॉजिकल तरीका है ऑल्टरनेटिंग करंट या इंड्यूस्ड करंट बनाने का। देखो तुम कहोगे सर मोशनल ईएमएफ से अच्छा खासा बन रहा था तो हम इससे क्यों बनाएं, हम तो मोशनल ईएमएफ से करंट बनाएंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकली लॉजिकल नहीं है। सोचो जरा, अगर एक रॉड को चला के तुम इंड्यूस्ड ईएमएफ बना रहे हो और उसको चलाते जाओगे यार, तो वो तो चलता रहेगा, चलाते रहोगे तो कितनी लंबी आपको सेटअप चाहिए। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे तो एक छोटे से डिब्बे में रख के उसको ऐसे घुमाते जाओगे। समझ गए क्या? एक डिब्बे में मैग्नेट लगाया और मैग्नेट के बीच में एक कॉइल रख दिया और कॉइल को घटाघट घुमाओ। अगर कॉइल को घटाघट घुमाओगे तो तुमको कॉइल से डायमीटर के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता हुआ दिखने लगेगा। उसका फॉर्मूला यहां पे आ गया। तो इसमें इस सेटअप में जगह बड़ी कम चाहिए, सिंपल सेटअप है, इसमें कोई बहुत तामझाम करने की जरूरत नहीं है। केवल एक चरखे जैसा सिस्टम बनाना है और जाके गांधी जी के सामने रख देना है। गांधी जी के सामने से चरखा खींच लो तो गांधी जी को लगेगा चरखा चला रहे हैं और उधर बिजली बनने लगेगी। ऐसा है भाई, E0/√2। लेकिन ये 220 वोल्ट का वैल्यू ऐसे निकलता, पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। ठीक है, जनरेटर हो, डायनेमो हो, ये सब में यही कहते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं, ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए, ये सवाल जल्दी से कर लेते हैं, कहानी खत्म। अ सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर लूप इज ट्विस्टेड टू फॉर्म लूप्स ऑफ एरिया ए एंड एरिया 2A। एक बड़ा लूप है लेकिन ये ट्विस्टेड है, मतलब 8 जैसा बना दिया। एक वायर लिया ऐसे घुमा के और यहां से ऐसे गोल, मतलब बिना टच कराए, और फिर आगे ले जाके इस बड़े लूप में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोला ये एरिया 2A है, ये एरिया A है। यहां पे वायर आपस में टच नहीं कर रहा है, ऐसे गोल घूम के आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे उठ के। फिर लिखा है at point crossing the wire remains electrically insulated from each other, entire loop lies in a plane of paper, a magnetic field is also present in perpendicular to paper, at time t equal to 0 the loop starts rotating about common diameter as axis, constant angular velocity omega से घुमा रहे इसी डायमीटर के अबाउट, खटाखट 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 खटाखट। तो आप कहेंगे ये तो BA ओमेगा साइन ओमेगा t जैसा फंक्शन बनने वाला है। लिखा है EMF induced in the loop is proportional to sum of area। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना कि बड़ा वाला लूप में इस समय मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, छोटे वाले लूप में भी मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। बड़े वाले लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स देखो ऐसे घुमाएंगे तो इस समय सबसे ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इमीडिएटली डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज होगा तो बड़ा वाला लूप अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, तो इसमें क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए। इसी लॉजिक से ये भी घूमेगा तो इसका एरिया का फेस छोटा होता जाएगा। देखो अगर मैंने कहा, ये रहा, अगर मैंने कहा मेरे पास ये ऐसा लूप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, अगर मैं इस एरिया को ऐसे घुमाता चला जाऊं तो आपको क्या इसका क्रॉस सेक्शन छोटा होता हुआ दिख रहा है? तो इसमें ऐसा लगेगा कि
ज्यादातर फील्ड लाइन अब साइड साइड से निकल जाएंगी और धीरे धीरे फील्ड लाइन का नंबर कम होता जाएगा क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन फेस छोटा होता जा रहा है, क्रॉस सेक्शन फेस छोटा होता जा रहा है। तो क्रॉस सेक्शन फेस छोटा होता जाएगा तो आपको लगेगा फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स इसमें भी डिक्रीज करेगा, इसमें भी करेगा। अगर अंदर जाने वाला फ्लक्स डिक्रीज करे तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप फील्ड लाइन अंदर बनाने की कोशिश करोगे, अंदर फील्ड लाइन बनाओगे तो क्लॉकवाइज करंट, तो इसमें भी क्लॉकवाइज करंट ही बनना चाहिए लॉजिकली। लेकिन इन दोनों में से ये स्ट्रॉन्गर बैटरी है और ये वीकर, ये चाहता तो क्लॉकवाइज है लेकिन दोनों का 8 बना है। अगर एक का क्लॉकवाइज करंट बना तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और इसका क्लॉकवाइज बना तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। अब आप कहेंगे मतलब ये दो लूप आपस में लड़ रहे हैं, ये कहता मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज चलाओ और अपने अंदर एंटी क्लॉकवाइज भेजो, ये कहता मेरे हिसाब से मेरे में क्लॉकवाइज चलना चाहिए, तुम अपने में एंटी क्लॉकवाइज लो। लेकिन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा है? तुम बोलोगे जिसका फ्लक्स ज्यादा है उसका रेट ऑफ चेंज भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बनने वाला, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये दो हो गए कि एक बैटरी ऐसा हो गया ये कह रहा है मैं करंट भेजूंगा क्लॉकवाइज, और दूसरा बैटरी हो गया वो भी कह रहा मैं भी करंट भेजूंगा क्लॉकवाइज, और दोनों बैटरी एक दूसरे के अपोजिट है, ये कह रहा मैं भेजूंगा, ये कह रहा मैं भेजूंगा, तो ये जो बड़ा बैटरी है वो जीतेगा। तो आपको इस बैटरी को हरा देना है, तो आप कहेंगे बी 2a ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी करेंगे तो डिफरेंस ऑफ एरिया के बराबर आएगा। तो लिखा हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ एरिया, ये गलत हो गया, डिफरेंस ऑफ एरिया का प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर। ये बिल्कुल सही बात लिखी है, क्यों? क्योंकि यहां पे अभी जो फंक्शन इस समय फ्लक्स मैक्सिमम है, यानी अगर फ्लक्स का फंक्शन कॉस ओमेगा टी का बनेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फंक्शन साइन ओमेगा टी का बनेगा। इसका मतलब है जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा, और जब फ्लक्स 0 होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा। क्या ये बात आप कॉस और थीटा साइन थीटा से पहचान पा रहे हैं? तो यहां पे यही लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर। अगर लूप ऐसा बना दे तो इस समय मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा जब 0 हो जाएगा तो साइन थीटा का वैल्यू प्लस या -1 यानी मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप कहेंगे द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। तो फ्लक्स का वैल्यू जहां 0 है वहां पे डी फाई बाई डी टी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट में लिखा है द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी। नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ बोथ लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी। गलत लिखा है क्योंकि अभी ये फ्लक्स का फंक्शन कॉस ओमेगा टी है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फंक्शन साइन ओमेगा टी चल रहा होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ लूप्स इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन स्मॉलर लूप अलोन। ये भी सही लिखा है क्योंकि दो लूप है, एक 2a का और एक a का, इनको माइनस करेंगे तो आंसर बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और विच इज इक्वल टू छोटे लूप का ही इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बी भी सही है और डी भी सही है। करेक्ट है क्या? नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ लूप इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी गलत आंसर है। आप समझो, इस समय फ्लक्स मैक्सिमम है, फ्लक्स t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, यानी कि फ्लक्स का फंक्शन कॉस ओमेगा टी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला डी फाई बाई डी टी होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला साइन ओमेगा टी में। तो यहां लिखा है कि द नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी। मैं क्या बोल रहा हूं? फ्लक्स का फंक्शन कॉस ओमेगा टी है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ साइन। हमें सर कैसे पता चला फ्लक्स कॉस ओमेगा टी है? अरे लल्ला देखो ना, t इक्वल टू 0 पे सारे लूप में से फ्लक्स पास कर रहा है, जब घुमाएंगे तो फ्लक्स डिक्रीज करने लगेगा। कौन सा फंक्शन है?
जो जीरो एंगल डालने पर मैक्सिमम होता हो और आगे चलने पर डिक्रीज होता हो। अब रोहन कह रहे हैं कि सर जब 90 डिग्री घुमा दिया तब तो फ्लक्स जीरो था, और जब फ्लक्स जीरो होता है तो फिर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां से आया? फ्लक्स ही नहीं आ रहा। फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, फ्लक्स के चेंज से इंड्यूस्ड। ये कुछ ऐसी बात है कि फ्लक्स है वेलोसिटी और इंड्यूस्ड ईएमएफ है एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो हो तो क्या उसका एक्सेलरेशन नहीं हो सकता? देखो मैं एक पार्टिकल को ऐसे इस रॉड को ऊपर फेंका तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसका वेलोसिटी जीरो था, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो था, लेकिन क्या एक्सेलरेशन भी जीरो था? नहीं, एक्सेलरेशन था। तो किसी का मतलब वेलोसिटी जीरो, कोई एक टर्म जीरो, उसका डेरिवेटिव भी नॉन जीरो हो सकता है ना। या आपको यही ध्यान देना ना, फ्लक्स का फंक्शन है कॉस का, तो अगर जब मैं 90 डिग्री घुमा के रख दूंगा तो कॉस थीटा 90 रखते ही जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा जीरो हो जाएगा तो वही 90 साइन थीटा वाले में डालेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे नहीं समझ में आया। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ एरिया। यहां पे एरिया ए है, यहां 2a है। जब मैंने देखा तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये कहता मैं क्लॉकवाइज भेजूंगा, ये कहता मैं भी क्लॉकवाइज भेजूंगा, लेकिन इसका क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा। तो ये दोनों के बैटरी अपोजिट में काम कर रहे हैं। ये कह रहा है कि मैं जिधर भेजूंगा तुम उसका अपोजिट भेज रहे हो, तो दोनों के करंट आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जो 2a वाला है ये जीत जाएगा। तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ है बी 2a ओमेगा साइन ओमेगा टी, और दूसरे वाले का है बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया में 3a थोड़ी ना आएगा, ऐड थोड़ी ना हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2a में से a माइनस हो जाएगा, तो एरिया के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल आएगा। यहां पे वैसा ही दिख रहा है। फोर्थ ऑप्शन इसलिए सही है कि जब 2a में से a माइनस किया तो आंसर a बन जाएगा। a मतलब स्मॉलर लूप के वेक्टर उसके बराबर। मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग विद टाइम, ऐसा सिचुएशन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम का फंक्शन हो। देखिए सेकंड वाले में बहुत कम हमने काम किया, क्योंकि सेकंड वाले से डेडिकेटेडली दूसरा नया चैप्टर पूरा दिया है, इसलिए वो सेकंड वाले केस में जिसमें कॉइल घुमा रहे हैं उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होने पर, कॉइल घुमाने से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसमें रेजिस्टेंस जोड़े तो क्या होगा, उसमें कैपेसिटर लगाएं तो क्या होगा, उसमें रजिस्टर कैपेसिटर दोनों लगाएं तो क्या होगा, इसके लिए अगला पूरा चैप्टर डिसाइड करके बनाया गया है। तो ये जो हमने अभी सोर्स देखा ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, और इसको सॉल्व करने के सर्किट नहीं हमारे सिलेबस में अभी आ रहे इस चैप्टर में, उसके लिए पूरा चैप्टर है। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर आपने मोशनल ईएमएफ के तो इतने सवाल कराए, जिसमें एरिया चेंज हो रहा था उसके तो तमाम सवाल करा दिए, इसको लल्लू छाप आपने निकाल दिया, इसको आपने ऐसे ही बिल्कुल बेकार मान लिया, आपने बोला कि इसमें कोई दम नहीं है। दम है, इस इतना दम है कि इसके नाम से नया चैप्टर पूरा चल रहा है। तो सेकंड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसके सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं आ रहे, उसके लिए नया चैप्टर, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम कह रहे हैं ये तीसरा केस है। मैंने आपको सिखाया था ए बी और थीटा, ए टाइम के साथ बदल दिया, इसमें मोशनल ईएमएफ वाला एक टर्म आया था, उसको भी अच्छे से समझ लिया। थीटा भी टाइम के साथ बदल दिया, थीटा भी बदल दिया, इसमें एसी सोर्स बन गया है, एसी सोर्स यानी कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी बन गया है। तो ये भी हमने कर लिया, मोशनल ईएमएफ भी कर लिया, एरिया चेंज होने वाला। अब बचा मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज करने का। तो हम लोग लिखेंगे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, और केवल ए और थीटा कांस्टेंट है लेकिन बी बदल रहा है। डी फाई बाई डी टी को इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लिखे तो ए कॉस थीटा डीबी बाई डी टी। कई बार क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज मेड बाय अ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग वायर। तो जो वायर का मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्मली म्यू नॉट आई बाई 2πr, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट आई बाई 2r, इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो आंसर है वो ए कॉस थीटा इंटू सम कांस्टेंट इंटू आई यानी डी आई बाई डी टी हो जाएगा। आप इस बात को पकड़ना जरा, यहां पे ये जो है ये म्यू नॉट
म्यू नॉट बाई 2r हो सकता है, म्यू नॉट बाई 2 पाई r हो सकता है। ये अलग अलग रिजल्ट के केसेस यहां पे बनेंगे। ये कोई कांस्टेंट k है, जैसे हमने b इज इक्वल टू के आई लिख दिया, तो वहां पे जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स के लिए ज्यादातर किसको चेंज कर रहे होंगे, हम करंट को चेंज कर रहे होंगे। आप समझने की कोशिश करना, दो तरह के सवाल आएंगे, या तो मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा हमको, तो गिवन है तो डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट यहां लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन नहीं होगा, उस जिसका मैग्नेटिक फील्ड उसमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए भाई करंट बदलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा तो फ्लक्स बदल जाएगा। तो ऐसे यहां पे हो सकता है काम खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दो सवाल करेंगे, दो तीन सवाल करेंगे, आपको कहानी समझ में आ जाएगी, बस डिफरेंशिएट करना, आंसर आ। देखो, मैंने एक लूप दिया, इस लूप का रेजिस्टेंस R है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B, लूप का लेंथ L है, ये भी लेंथ L, स्क्वायर लेंथ है। पूछा गया फाइंड इंड्यूस्ड करंट if magnetic field is changing as alpha t। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन दे दिया, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको लिखना L स्क्वायर बाई डी टी, ये हो गया हमारा इंड्यूस, dB बाई डी टी की जगह लिख दिया अल्फा टी, ये हो गया हमारा इंड्यूस। फिर करंट का वैल्यू निकालना है L स्क्वायर 2 अल्फा टी बाई रजिस्टर। कहानी खत्म हो गई, कोई नाटक करने की जरूरत आपको नहीं है, बहुत सिंपल है। जो एरिया दिया तो मल्टीप्लाई कर दो मैग्नेटिक फील्ड को डिफरेंशिएट करके। तो ये तो सबसे लल्लू सवाल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन दिया है तो बस एरिया ढूंढ के मल्टीप्लाई कर दो, कोई ना कोई एरिया दिया हुआ है तो सर्कल दिया, स्क्वायर दिया, रेक्टेंगल दिया, जैसा दिया उसी का एरिया मल्टीप्लाई कर दीजिए। कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में है उसी का एरिया दे देते हैं, तो उसी का एरिया मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लीजिए एक सवाल है जिसमें ये स्क्वायर है, L बाई L का स्क्वायर है, लेकिन बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर रीजन में पास हो रही है जिसका रेडियस स्मॉल r है। तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन से पास हो रही है उस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड मान लो बदल रहा है अल्फा टी, तो इसमें क्या लिखोगे? अबे तो इसमें बाकी लूप के एरिया से मुझे क्या मतलब है, फ्लक्स तो केवल इसमें से ही पास हो रहा है, तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी, ऐसे इंड्यूस डीएमएफ निकालेंगे। मतलब जो भी एरिया, मिनिमम एरिया है जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, बस उसी एरिया को मल्टीप्लाई करना है। चलिए ठीक है। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो प्योरली मैथमेटिकल होते हैं, जैसे ये वाला सवाल। इस सवाल में दो ऑप्शंस आप देखो एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, इसमें पॉजिटिव फिर नेगेटिव ऐसे, इसमें नेगेटिव फिर पॉजिटिव ऐसे, मतलब ये और ये ग्राफ एक दूसरे का नेगेटिव है, ये और ये, यानी कि इसमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जब साइन का ध्यान रखते हैं तब साइन जरूर लेते हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस में हम लोग डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड निकाल के लगा देते हैं, लेकिन जब साइन का ध्यान देना है, यानी कि पॉजिटिव ग्राफ भी है, नेगेटिव, पॉजिटिव ग्राफ भी है, नेगेटिव ग्राफ भी है, तो मुझे सेलेक्ट करना है तो साइन भी सही पकड़ना चाहिए। तो अब इंड्यूस डीएमएफ को माइनस डी फाई बाई डी टी ही लिखूंगा मैं, यहां पे माइनस जरूर लगाऊंगा, इसको इग्नोर नहीं करेंगे माइनस को, समझ गए? जब केवल मैग्नीट्यूड की बात हो तो साइन की चिंता नहीं करते, लेकिन जब साइन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के ग्राफ है तो फिर केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे लिखा है अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग करंट आई टी। अब ये करंट का फंक्शन टाइम के साथ दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर करंट टाइम के साथ बदलेंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा तो फ्लक्स बदल जाएगा। काउंटर क्लॉकवाइज करंट टेकन टू बी पॉजिटिव, a circular coil conducting coil of radius 2r is placed in the equatorial plane of solenoid। एक सोलेनॉइड है,
लंबा सोलेनॉइड है, उसके बीच में हमने एक 2r रेडियस का कॉइल लगा दिया। ये 2r रेडियस का एक कॉइल है, तो उसके बीच में रख दिया इक्वेटोरियल पे। अब सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनॉइड के अंदर से पास करती, बाहर से नहीं। तो मैं फ्लक्स का फॉर्मूला बोलूंगा तो पाई आर स्क्वायर और इंटू बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। अब इसमें आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, इसको ना तो पाई आर स्क्वायर बदल रहा है ना ही म्यू नॉट एन बदल रहा है, तो फ्लक्स इक्वल टू के इंटू आई हो गया, और आई बदल रहा है, टाइम का फंक्शन रख दिया। के मतलब कांस्टेंट है और दूसरा कांस्टेंट भी के ही है, तो उसको भी एक साथ ले लेते हैं। तो के टी, के कांस्टेंट को केवल लिख देता हूं, के1 को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो के टी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी। ये फ्लक्स आ गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को माइनस डी फाइव बाई डी टी ही लिख रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो दो फंक्शन है, चेन रूल सॉरी प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो एक को करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी और प्लस के अल्फा ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी इंटू। यहां पे जो डिफरेंशिएट किया वो ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी को किया, तो माइनस अल्फा बाहर आ गया, माइनस अल्फा बाहर आया तो इस माइनस को प्लस कर देगा, ये माइनस डी फाइव बाई डी टी वाला माइनस है। तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लिखा, तो माइनस के कॉमन हो गया, ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी कॉमन हो गया, 1 माइनस अल्फा टी। अब इसमें टाइम का वैल्यू t ग्रेटर देन 0, कोई भी टाइम डालोगे तो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है, ये टर्म थोड़ी देर तक पॉजिटिव आएगा और उसके बाद नेगेटिव आएगा, t बढ़ाएंगे तो t इक्वल टू 1 बाई अल्फा आने पर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाना है। इसका मतलब है ये दोनों ग्राफ नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ये ग्राफ t इक्वल टू किसी वैल्यू पर बीच में कट जरूर कर रहा है। अगर t लेस देन 1 बाई अल्फा लिखेंगे तो e का वैल्यू नेगेटिव आएगा, t का वैल्यू 1 बाई अल्फा से छोटा लिखेंगे तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये माइनस पूरे ब्रैकेट को नेगेटिव रखेगा, और t ग्रेटर देन 1 बाई अल्फा पे ये e का आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब एक ऐसा ग्राफ लेना है जो शुरुआत में नेगेटिव हो और बाद में पॉजिटिव हो, तो ये वाला ग्राफ हो गया, ये वाला गलत हो गया। समझ में आया क्या? डिफरेंशिएशन आपको खुद ही सॉल्व करना आना चाहिए भाई, उसमें मुझे मत बोलो कि सर डिफरेंशिएशन कैसे कर देते हैं, आप बड़ा जादूगर निकले। आपको कैसे पता चला कि टी है फिर ई रेस्ट पर माइनस अल्फा टी है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक, तो डिफरेंशिएशन करा, कहानी खत्म होगी। ये सवाल कर लेते हैं, इसके बाद एक बहुत ही जानदार सवाल और कराता हूं, उसमें आपको मजा आना चाहिए अगर पढ़ने लिखने वाले हो तो। चलो, लेकिन पहले जेई में पूछे सवालों का थोड़ी औकात समझ लो कि कैसे आ रहा है, उसके बाद हम करेंगे। लिखा हुआ अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस ए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन, इज एनक्लोज्ड बाय सिलिंड्रिकल शेल। ये जो बना हुआ है ये सिलिंड्रिकल शेल है और बड़ा पतला सिलेंडर है। ये पतला सिलेंडर इसलिए पता चला कि इस सिलेंडर की जो थिकनेस है डी वो बहुत कम है उसके रेडियस के मुकाबले, बिल्कुल पतला सिलेंडर है। अब बताइए, ये लेंथ एल का चारों तरफ ऐसे सिलेंडर बना दिया और उसके बीच में एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में अगर करंट फ्लो करेंगे, ये सोलेनॉइड है बीच में, सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेंगे तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती। क्वेश्चन पूछा वेरिएबल करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड,
तो आपको ऐसा दिख रहा है कि सोलेनॉइड का करंट वेरिएबल हो चुका है। करंट वेरिएबल है तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई होता है, तो वो म्यू नॉट एन और आई की जगह लिख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर इसका डीवी बाई डी टी निकाले तो उसका वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू नॉट एन और आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये हो गया इंड्यूस्ड मतलब डीवी बाई डी टी। अब सोलेनॉइड का रेडियस ए दिया है और जबकि बड़े सिलेंडर का रेडियस आर दिया है, लेकिन आप देखो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सोलेनॉइड के अंदर से ही पास करता है, बाहर से पास नहीं करता। तो वैसे तो मेरे को सिलेंडर के अंदर का फ्लक्स निकालना है, सिलेंडर में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, लेकिन मैंने सोचा जब सोलेनॉइड रेडियस ए का है और उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं कर रहा, तो बाहर के रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, इसी छोटे सर्कल पर ही डिपेंड करेगा, यहीं से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। तो मैंने जब फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करा एरिया इंटू बाई डी टी, तो एरिया भी सोलेनॉइड का ही मल्टीप्लाई किया पाई ए स्क्वायर और डीवी बाई डी टी को लिख दिया म्यू नॉट एन आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा। ये देखिए फंक्शन बन गया, ये ऑल्टरनेटिंग सर्किट का सोर्स जैसे ही बन गया। फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन द शेल। अब शेल जो है, ये जो शेल हमने बनाया यानी सिलेंडर जो बनाया है, ये जो सिलेंडर का शेल बना है, इसका इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, मतलब इसमें कितने का बैटरी बना वो आ गया। अब ये बैटरी करंट कैसे बनाता है, ध्यान से देखना, ये बैटरी इस तरह से बनता है, यहां ऐसा बैटरी बनेगा और करंट ऐसे फ्लो कराएगा। अब करंट फ्लो कराएगा इस सिलेंडर में, अब सिलेंडर में करंट ऐसे फ्लो करेगा बच्चों, शायद कोई समझ पा रहा होगा, सिलेंडर के ये सरफेस पे ऐसे करंट गोल घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे गोल घूमेगा, यानी सिलेंडर के सरफेस पे ऐसे तैरता हुआ करंट गोल घूमेगा, गोल क्यों। तो आप कहेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंडर अगर पता चल जाए तो करंट आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। अब आप ध्यान देखो ये करंट अगर एक जगह से चल के और यहां वापस आए तो कितना लेंथ ट्रैवल करेगा, तो आप कहेंगे जी लेंथ तो 2 पाई आर ट्रैवल करेगा, लेकिन कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है जिससे करंट एंटर कर रहा होगा या चल रहा होगा, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैं एक सिलेंडर बना रहा हूं, बड़ा पतला सा सिलेंडर बनाया मैंने, और मैंने पूछा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिख रहा है जिस थिकनेस के थ्रू ये करंट फ्लो करा रहा, इस थिकनेस के थ्रू करंट फ्लो करा रहा, वो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिख रहा है। तो आप कहेंगे जी इसका लेंथ तो एल दिया हुआ है और इसका थिकनेस छोटा सा डी दिया। अगर सिलेंडर को काट के, सिलेंडर वैसे ऐसे ऐसे है और इस सिलेंडर में यू करंट यहां अंदर ही अंदर फ्लो कर रहा है, अगर मैं इसको तोड़ के ऐसे कर दूं तो सिलेंडर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब यहां पे समझिए ना, ऐसे फ्लो करने वाला करंट जो गोल घूम रहा है करंट, उसको सीधा देखें तो सिलेंडर में करंट अब ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। तो इस वाले थिकनेस क्रॉस सेक्शन एरिया, इस पतले क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट एंटर कर रहा है और साइड वाले पतले क्रॉस सेक्शन एरिया से घूम के वापस आ जा रहा है। तो आप देखिए इसका एरिया कितना हो गया, ये एरिया का लेंथ एल है और थिकनेस डी है, तो डी इंटू एल ये एरिया हो गया रो एल बाई ए। तो मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, अब मैं डिवाइड कर रहा हूं रेजिस्टेंस से तो करंट आ जाएगा। तो करंट इन द सिलेंडर इज पाई ए स्क्वायर टू नॉट एन आई नॉट ओमेगा, और रो एल की जगह लिखा 2 पाई आर, एरिया की जगह लिखा एल इंटू डी और फिर कॉस ओमेगा। खतरनाक रिजल्ट बना, लेकिन आप देखो रजिस्टिविटी दिया है, हाँ जी, रेडियस दिया है, हाँ जी, डी और एल दिया है, हाँ, सारे नंबर्स जो मैंने यहां लिखे सब गिवन है क्वेश्चन में, सब दिए हुए। देख लो भाई, बहुत ही अच्छा सवाल था।
अगर ये सिंपल कोई वायर होता तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया लेते, मतलब लेंथ फिर भी वायर का यही होता, लेकिन वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया लेते। और ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का ये वाला साइड वाला क्रॉस सेक्शन वाला लेना है। करंट ऐसे गोल घूम रहा है, करंट ऐसे गोल घूम रहा है। बैटरी की पोलैरिटी आप डायरेक्शन देखिए, जैसे यहां पे करंट का फंक्शन साइन ओमेगा टी दिया है। अब इसमें कोई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो दिया नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो अंदर जा रही है, तो अंदर जाते फील्ड लाइंस अगर इंक्रीज होगी तो हम बाहर वाली बनाएंगे। देखो आप ध्यान से, करंट का फंक्शन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी टाइम बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ माना और अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगे, तो ये जो इसमें जो इंड्यूस करंट होता है वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, यानी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा। तो आउटवर्ड के लिए मैंने करंट एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है, तो ये पिक्चर ऐसा है तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। ये सवाल भी आप होमवर्क में खुद करिएगा। ये सवाल में 2 बैटरीज लगी हैं, तो अगर 2 लूप हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मान लो ये लूप का एरिया A1 है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B बदल रहा है, B का फंक्शन दिया हुआ है, B अल्फा टी दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो एरिया इंटू डीबी बाई डी टी। लेकिन इसके नीचे अगर एक और लूप लगा दूं और उसका एरिया A2 बोल दूं, तो आप कहेंगे जी इसमें भी E2 का वैल्यू अलग से निकाल सकते हैं, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है मान लो, तो आप कहेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर यही है जो भी है तो एरिया A2 इंटू डीबी बाई डी टी, इसके लिए अलग निकाल देंगे। तो 2 बैटरीज बन गए, इसमें भी एक बैटरी इस लूप में बनेगा, एक बैटरी, इसका एरिया अलग दिया है, इसका एरिया अलग दिया है, इसका डीबी बाई डी टी अलग है, इसका जो भी दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अलग अलग बैटरी आ जाएंगी। तो इफ 2 induced EMF batteries are given in 2 loops, two loops, never put the battery in any common branch। बस इतना ध्यान रखना है और सॉल्व कर देना है। कॉमन ब्रांच में बैटरी नहीं लगाना। जैसे ये लूप एक लूप है, इसमें EF वाला ब्रांच दूसरे लूप के साथ कॉमन यानी शेयरिंग है, तो आपने मान लीजिए इस साइड का बैटरी बनाया, मान लो 10 वोल्ट, देखो याद रखना कुछ और आएगा, मैंने वैल्यूज देखे नहीं है, मान लो 10 वोल्ट, और इधर का बैटरी आया मान लो 5 वोल्ट, मतलब एरिया इंटू डीवी बाई डी करा, इसका बैटरी इसका बैटरी। अब आपको 10 वोल्ट का बैटरी बनाना है, तो आपको या तो इस वायर में लगाना है या इस वायर में लगाना या इसमें लगाना, कहीं एक जगह लगा सकते। इसमें भी 3 वायर इंडिपेंडेंट है और एक वायर कॉमन है, तो कॉमन वायर में नहीं लगाना, यानी शेयर्ड जो वायर चल रहा है उसमें नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इसी लूप के लिए है। अगर तुम कॉमन वायर में लगाओगे तो इसका 10 वोल्ट दूसरे लूप में भी कॉमन हो जाएगा। फिर से समझो, जैसे कि अगर मैं ऐसे चलूं ए ई एफ डी और ए, तो ए ई एफ डी और ए चल के ए पर वापस आए तो मुझे केवल 10 वोल्ट का ही बैटरी एक बार क्रॉस होना चाहिए। देखो ए से ई गए, फिर एफ आए, फिर डी आए, फिर ए आए, ऐसे चल के आए तो एक ही बार एक 10 वोल्ट का बैटरी क्रॉस होना चाहिए, चाहे आप यहां लगा दीजिए चाहे यहां। लेकिन अगर तुमने 5 वोल्ट का बैटरी यहां लगाया तो हम यहां से ए से ई जाएंगे और ई से एफ जाएंगे, तो 5 वोल्ट का बैटरी क्रॉस हो गया, तो ये -5 हो गया, फिर इधर आए +10 हो गया, तो हमको नेट वोल्टेज इस लूप का 5 दिखने लगेगा, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका जो बैटरी आपको एक जगह लगाना, पूरे रास्ता घूमने पर, उस लूप में घूमने पर वो एक ही बार वो नेट ईएमएफ वही आना चाहिए। यहां पर भी अगर हम इसमें घूमे और इसका 10 वोल्ट यहां लगा देंगे तो 5 वोल्ट के साथ 10 वोल्ट भी इसी लूप में ऐड हो जाएगा, तो आप कहेंगे यार इस लूप का तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उधर का इधर भी आ गया, जबकि इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हमने केवल इसके एरिया और इसके डीवी बाई डी टी से निकाला था। तो राइट साइड वाला राइट साइड में रखो बैटरी, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में रखो, कॉमन ब्रांच में कभी बैटरी मत अड़ाना। अब आपको दिखेगा सर ये तो अब बहुत सिंपल हो गया, तो पैरेलल बैटरी जैसा सवाल हो गया।
क्या आपने कभी 2-3 पैरेलल ब्रांच में बैटरी देखे हैं? 2-3 पैरेलल ब्रांच में कभी बैटरी देखे हैं? आप कहेंगे हाँ जी बहुत सारे सर्किट हमने किए, इसमें एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, ऐसे दिख गया। ये बैटरी ऊपर नीचे कुछ भी हो, तो आपको क्या सीरीज पैरेलल सॉल्व करना आता है? हर ब्रांच में करंट सॉल्व करना आता है? बिल्कुल सर, हम कर सकते हैं, सॉल्व कर दो। नहीं तो आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कर सकते हो कि ये बैटरी केवल लिया और बाकी सारे रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल, एक करंट निकाल दो। इस बैटरी को लिया, बाकी सारे रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल, दूसरा करंट निकाल लो, बाद में सबको ऐड कर दो। सर एक और लल्लू सवाल, आपने पिछले क्वेश्चन में एरिया D इंटू एल क्यों लिया? यही तो बात है, पिछले सवाल में सिलेंडर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे चल रहा है, तो करंट जब ऐसे चलेगा, गोल गोल घूम रहा है करंट, तो कितने क्रॉस सेक्शन एरिया को ट्रैवल कर रहा है भाई? कितना लेंथ चल रहा है करंट? अगर यहां से करंट स्टार्ट हुआ तो घूम के यहां आया, तो लेंथ ऑफ सेगमेंट तो हो गया, लेंथ तो हो गया एल, एल मतलब, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया, आप इसको काट दो सिलेंडर को, अगर सिलेंडर को काट दोगे तो आपको एक ऐसा पतला सा प्लेट मिल जाएगा। आप पता नहीं समझ पाते हो कि नहीं, कैसे करोगे इंजीनियरिंग ड्राइंग मुझे भी। ऐसे पतला सिलेंडर बन गया, पतला, तो यहां से मान लो कि करंट एंटर कर रहा है, थिन शीट हो गया। अगर इसको काट के ऐसे फैला दूं, तो काटूं और ऐसे फैला दूं, तो इसका लेंथ 2πr हो गया, और करंट इधर से एंटर करा, यहां से ऐसे ट्रैवल हुआ, इधर से बाहर आया, मतलब ये एंड को यहीं जोड़ देंगे तो यहां से वापस आके यहीं जुड़ गया। तो आप कहेंगे ये एरिया को तो हम ऐसे लेते हैं ना कि जिस एरिया में करंट परपेंडिकुलरली घुसता है, इसका थिकनेस दिया है D और इसका हाइट दिया है L। सिलेंडर को बैटरी नहीं बनाते, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी बैटरी अपने आप सिलेंडर में लगा देंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ की बैटरी लगा दो यार, आपको ये सब सोचना नहीं सर बैटरी कहां से आई, बैटरी क्यों हुई, ये सब अब खत्म हो गई बात। अब आप ई इंड्यूस्ड ईएमएफ A इंटू dB/dt इसको बैटरी बना के एक सिलेंडर में लगा दो। यहां यानी ऊपर से ऐसे लगा होगा कि सिलेंडर को काट के एक बैटरी लगा दिया, मतलब सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन ऐसे बना हुआ था उसमें ऐसे चल रहा है, ऐसे। इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है यहां पे एक बैटरी लगा दो। बहुत ही ऊंचा डायग्राम बना दिया, ये पिकासो लेवल का डायग्राम बन गया है। सिलेंडर को काटा, उसके चीज को थोड़ा सा ऐसे सेपरेट किया, उसके जो दो एंड आए उस पर बैटरी बिठा दिया। बहुत ही पिकासो लेवल का डायग्राम बन गया है। वैन गॉ और क्या क्या होते हैं, लियोनार्डो डा विंची, मोनालिसा से ज्यादा खतरनाक डायग्राम आज मैंने बना दिया, एकदम भयंकर स्टाइल का डायग्राम। ये सालों साल मेरे नाम पे अमर हो जाएगा, इसका फोटो खींच लो तो ये करोड़ों में बिकेगा ये वाला। नमस्कार।